किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस का पता लगाना हो तो उसके लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे बोलते हैं गल्वानोमीटर। और आज यही हमने पढ़ना है। तो गल्वानोमीटर जो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन सर्किट। तो आज के लेक्चर में हम गल्वानोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, फिर हम गल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि इसका अपरेटस कैसा होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि वो अपरेटस काम कैसे करता है, यानी इसकी वर्किंग देखेंगे। और बिल्कुल एंड पे हम एक मैथमेटिकल रिलेशन भी बनाएंगे। तो चलें इन सारी बातों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गल्वानोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आपको याद है इससे पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। गल्वानोमीटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रखा जाता है एक खास अरेंजमेंट में, और उस कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो करता है ना तो उसके अंदर टॉर्क पैदा होता है, जिसकी वजह से कॉइल घूमती है। और जब कॉइल घूमती है तो हमें पता चल जाता है जी सर्किट के अंदर करंट है। तो ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, दैट टॉर्क एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ गल्वानोमीटर। आज जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एक ओल्ड फैशन मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर की है, जो आपको सामने डायग्राम भी नजर आ रही है। इसमें एक सस्पेंडेड कॉइल अरेंजमेंट है जो आप देख सकते हैं। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन में एक्सप्लेन करता हूं। साथ आपको एक यू शेप का फ्रेम नजर आ रहा है, और उसके इस तरफ आपको नॉर्थ पोल और इस तरफ आपको साउथ पोल दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी मेरी तरफ होंगी। साथ ही साथ आप एक फ्रेम देख रहे हैं जो मुस्ततील शक्ल का फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये है, ये ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। अब साथ ही साथ एक कॉपर की वायर है, एनामल्ड कॉपर की वायर, जिसको हमने इस फ्रेम के ऊपर लपेटा हुआ है, वूंड किया हुआ है। और उस कॉपर वायर का एक जो टर्मिनल है वो आपको नीचे नजर आ रहा है, और दूसरा टर्मिनल आपको ऊपर सस्पेंशन में नजर आ रहा है। यहां एक ऊपर एक सपोर्ट है जिसमें हमने इस पूरी अरेंजमेंट को जिसकी मदद से सस्पेंड किया हुआ है, जो ओ पॉइंट पे आप देख रहे हैं। और नीचे भी आप एक पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इस सारी अरेंजमेंट को हमने नीचे फिक्स किया हुआ है, और वहां आपको एक लाइट सा स्प्रिंग नजर आ रहा है। इस सारी अरेंजमेंट का पर्पस क्या है मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं, बस आपने गौर से ये लेक्चर देख लें। आपको ऊपर एक छोटा सा मिरर भी नजर आ रहा है। इस मिरर का क्या काम है ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक छोटी सी चीज रह गई है, इस वक्त आपको ये रेक्टेंगुलर फ्रेम खाली नजर आ रहा है। ये एक्चुअल में खाली नहीं होता, इसके अंदर एक आयरन का फ्रेम होता है सिलेंडर की शक्ल का। फर्ज कर लें ये सिलेंडर की शक्ल में आयरन का फ्रेम है, इसको मैं रेक्टेंगुलर कॉइल या रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर सेट कर देता हूं। ठीक है, इस सिलेंडर को आपने उस फ्रेम के अंदर रख दिया। सिलेंडर की शक्ल तो आप सब जानते हैं। यहां आपको थोड़ा सा 3D में ये थोड़ा सा इस तरह टॉप व्यू में भी आप देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि सिलेंडर जब उस फ्रेम के अंदर सेट हो जाएगा तो उसका जो टॉप व्यू आप देखेंगे वो आपको सर्कल नजर आएगा इस तरह का। अब इसको दोबारा हम सीधा कर लेते हैं ताकि इसको हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ सकें। अब देखें जरा गौर से मेरी बात सुननी है। होता क्या है कि टॉप से ये जो टर्मिनल है ना, एक ये टर्मिनल और एक नीचे वाला जो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल्स करंट के लीड्स के तौर पे काम करते हैं। करंट एक टर्मिनल से आता है, कॉइल के अंदर से गुजरता है, और साथ दूसरे टर्मिनल से सर्किट के अंदर फ्लो कर जाता है। जारी बात है जब करंट कॉइल के अंदर फ्लो करेगा, अब कॉइल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कॉइल पड़ी हो और उसके अंदर करंट फ्लो करे तो एक टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से ये पूरी अरेंजमेंट घूमेगी। अच्छा, बजाहिर हमें ये बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन इन रियल ये इतना सिंपल नहीं है। अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू दोबारा दिखाऊं तो आप गौर कीजिए, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना,
मैग्नेट के, ये अंदर से कनकेव शेप के हैं। कनकेव का क्या मतलब है? ये अंदर की तरफ बेंड है। नॉर्थ भी अंदर की तरफ बेंड है और साउथ भी अंदर की तरफ बेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जरा गौर करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, हम ये जानते हैं कि जो फील्ड लाइंस होती हैं ना, वो किसी भी सरफेस के साथ 90 की एंगल पे निकलती हैं और 90 के एंगल पर ही किसी सरफेस की तरफ जाती हैं। इसका मतलब है इनकी कनकेव शेप रखने का मेन पर्पस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल हो जाएं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस से निकलेंगी ना, तो वो सेंटर की तरफ जाएंगी और फिर सेंटर से दूसरे सरफेस यानी साउथ पोल की तरफ जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल हो जाएंगी। अब गौर करें, ये रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड आ रही हैं। इनका क्या फायदा है ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। एक छोटी सी चीज और हम मिस कर गए हैं। ये जो आपको दरमियान में एक आयरन का सिलेंडर नजर आ रहा है जो मैंने फ्रेम के अंदर रखा था, उसका क्या पर्पस है? एक बात याद रखें, ये जो आयरन है ना, इसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये मैं आपको चैप्टर 17 में थोड़ा मजीद डिटेल में बताऊंगा। और ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। इसका पर्पस ये है कि इसको जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है ना, तो ये खुद भी मैग्नेट बन जाता है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के असर को एनहांस कर देता है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिसकी वजह से ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है ना, ये मजीद एनहांस हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करने का फायदा क्या होगा हमें। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं आपको ये तो बता चुका हूं, जब वो जो पहली वाली डायग्राम थी, जो आपको फ्रंट व्यू नजर आ रहा है, नीचे मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं और ऊपर मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। ठीक है, फ्रंट व्यू में जो मैं आपको बता रहा था कि जब कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो एक टॉर्क पैदा होगा, जिसकी वजह से वो कॉइल घूमेगी। अब जरा इसी व्यू को आप यहां टॉप व्यू में जरा इमेजिन करें, इसी सिचुएशन को टॉप व्यू में इमेजिन करें। जब कॉइल घूम रही है ना, टॉप व्यू में देखें, घूमने से पहले कॉइल आपको ऐसे नजर आ रही थी, लेकिन जब ये घूमी है तो कॉइल थोड़ी सी ऐसे हुई है, फर्ज कर लें। अब जरा गौर करें, जब कॉइल इस तरह थी तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इसका एंगल 0 था, और जब कॉइल ऐसे हुई अब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इसका एंगल 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो रेडियल है। चाहे यहां से देखें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है, यहां से देखें तो इस तरफ आ रही है, तो कॉइल की रोटेशन के दौरान किसी भी ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और सरफेस ऑफ कॉइल का एंगल हमेशा 0 रहेगा। अब हम दोबारा से अपनी सारी वो जो पूरी डिस्कशन है उसको समराइज करते हैं। कनकेव शेप मैग्नेट का क्या फायदा हुआ? कनकेव शेप मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल हुई, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होने की वजह से क्या हुआ? ये जो सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल था ना, जिसका नाम हमने अल्फा रखा हुआ था, ये थ्रू आउट 0 ही रहा। और इसके 0 रहने से क्या होगा? अब मैं आता हूं डिफ्लेक्टिंग कपल की तरफ। आपको याद है पिछले टॉपिक में जो टॉर्क वाला टॉपिक था, हमने टॉर्क का एक फॉर्मूला फाइंड किया था, तो यहां भी तो टॉर्क ही लग रहा है जो इस कॉइल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, घुमा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं उसी टॉर्क का फॉर्मूला लिखूं तो जरा गौर करें, फॉर्मूला हमने बनाया था NIBA cos ऑफ अल्फा। अब इसमें n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, वो जो हमने चक्कर दिए थे उसको। I क्या है? टोटल करंट। B क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और A क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द कॉइल। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो तो थ्रू आउट 0 है। जब आप अल्फा की जगह 0 पुट करेंगे तो कॉस अल्फा यानी कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है किसी भी कॉइल की ओरिएंटेशन के लिए, कॉइल की किसी भी ओरिएंटेशन के लिए जो टॉर्क है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो थ्रू आउट मैक्सिमम ही है। इसका मतलब यह है कि कॉइल की रोटेशन स्मूथ रहेगी, और उस कॉइल की रोटेशन की वजह से जो हम डिफ्लेक्शन यानी कॉइल कितना ज्यादा रोटेट कर रही है,
ये जो डिफ्लेक्शन हम मेजर करेंगे ना, उसका आंसर भी लीनियर आएगा, स्मूथ आएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब यह है कि हम दोबारा से समराइज कर सकते हैं। कनकेव शेप मैग्नेट्स का क्या फायदा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लीनियर रेडियल करने का फायदा हुआ। कनकेव शेप मैग्नेट्स ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेडियल किया, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अल्फा थ्रू आउट जीरो रहा, और जब अल्फा थ्रू आउट जीरो रहा तो टॉर्क थ्रू आउट मैक्सिमम रहा। तो ये था जी, ये सारा कुछ, ये पूरी जो ऑपरेटर्स की रीजंस थी, ये हमने डिस्कस की। अब डिफ्लेक्टिंग कपल फाइनली हमारे पास आ गया, NIBA। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। देखें, ये जो सस्पेंशन वायर है, जब डिफ्लेक्टिंग कपल की वजह से कॉइल घूमेगी तो सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट पैदा होगा ना, और नीचे जो एक लाइट सा स्प्रिंग लगा हुआ है वो भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेगा। और जब सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट पैदा होगा, जितना ज्यादा ट्विस्ट पैदा होगा ना, ये पूरी सस्पेंशन वायर और पूरी अरेंजमेंट वापस आने की कोशिश करेगी। यानी अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस तरफ है तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो इसको वापस घुमाएगा। उसकी भी बात करना जरूरी है। इसका मतलब है रिस्टोरिंग टॉर्क के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मूला हम बना लेते हैं। तो आपने हुक्स लॉ में एक पढ़ा था, आपने स्प्रिंग मास सिस्टम में हुक्स लॉ पढ़ा था, दैट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। सेम यहां भी हम ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, उसके लिए हम एक टॉर्क का रिलेशन बना सकते हैं। वहां हमने कहा था अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, यहां हम कह सकते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। और ये जो कॉइल की डिफ्लेक्शन है ना, कि कॉइल कितना ज्यादा घूम रही है, इसे मैं थीटा से जाहिर कर देता हूं। चले, रिस्टोरिंग टॉर्क फिर किसके प्रोपोर्शनल आ गया? थीटा के। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर मैं खत्म कर दूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, इसे मैं C का नाम दे देता हूं। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का मेरे पास फॉर्मूला आ गया C मल्टीप्लाइड बाय थीटा। अब ये जो C है ना, इसको बोलते हैं टॉर्जनल कपल। टॉर्जनल कपल का भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या बनेगा? टॉर्क डिवाइडेड बाय थीटा। और इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर यूनिट ट्विस्ट। यानी अगर थीटा को 1 डिग्री या 1 रेडियन यानी यूनिट फर्ज कर लूं, तो जितना भी टॉर्क रिक्वायर्ड होगा इस वायर में ट्विस्ट पैदा करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ टॉर्क को हम बोलेंगे टॉर्जनल कपल, यानी C। ये जो C है ना, इसके बारे में ये जो थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूं, इसका आगे चल के यूज होना है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, तो इसको भी गौर से याद रखिएगा। अब हम दोबारा आते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क की तरफ। जरा गौर कीजिए, जब गल्वानोमीटर को आप देखते हैं लेबोरेटरी में, तो गल्वानोमीटर की नीडल फाइनल पोजीशन पे जाके रुक जाती है ना। जब गल्वानोमीटर की नीडल रुक गई है, उस वक्त उस पे कितने टॉर्क लग रहे हैं? 2 टॉर्क्स लग रहे हैं, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक रिस्टोरिंग टॉर्क। लेकिन वो तो रुकी हुई है, ना वो इस तरफ जा रही है ना इस तरफ जा रही है। इसका मतलब है इस पोजीशन, जिसको मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकता हूं, इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों की मैग्नीट्यूड्स बराबर है। तो मैं फिर दोनों को इक्वेट कर देता हूं। नाउ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी NIBA इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क यानी C थीटा। अब आप देखें, अगर मैं करंट को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दूं और बाकी सारा कुछ NAB इसको नीचे डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास करंट का एक रिलेशन आ जाएगा, C थीटा डिवाइडेड बाय NAB। अब C क्या है? टॉर्जनल कपल। टॉर्जनल कपल तो डिपेंड करता है वायर पे, सस्पेंशन वायर पे। जब तक मैं सस्पेंशन वायर को चेंज नहीं करूंगा, टॉर्जनल कपल भी चेंज नहीं होगा, यानी ये कांस्टेंट है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। वो जो कॉइल को हमने, वो जो कॉपर की वायर के चक्कर लगाए थे, वो N है, वो भी कांस्टेंट है। A क्या है? एरिया ऑफ दैट कॉइल, वो भी फिक्स है, एरिया भी कांस्टेंट है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हम चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब है C भी कांस्टेंट है और नीचे NAB भी कांस्टेंट है। सो हम कह सकते हैं, अगर मैं इस कांस्टेंट को ना लिखूं तो इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन थीटा।
यही हमारा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको मोस्टली बोर्ड में पूछा जाता है, दैट व्हाट इज गल्वानोमीटर, राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। फिर आपसे वो कहेंगे कि डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। उसके बाद आपसे वो ये कहेंगे कि फाइंड आउट द रिलेशन और प्रूव दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द गल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन थीटा। और यही हमने प्रूव कर दिया है। कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमने मेथड डिस्कस करना है डिफ्लेक्शन थीटा को मेजर करने के लिए। तो जो मैंने आपको याद होगा मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और हमने एक रिलेशन भी प्रूव किया था। सेम वही ऑपरेटर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक तरफ सोर्स ऑफ लाइट है और एक तरफ मीटर रॉड पड़ा हुआ है और इस तरफ वही अरेंजमेंट है सारी की सारी। वो जो सस्पेंशन थी और नीचे कॉइल थी और नीचे स्प्रिंग लगा हुआ था, एवरीथिंग वो सारा कुछ सेम है। यहां पर एक सोर्स पड़ा हुआ है और सोर्स ऑफ लाइट है और यहां पर एक मीटर रॉड पड़ा हुआ है। सोर्स ऑफ लाइट भी तकरीबन 1 मीटर के फासले पे हम रख सकते हैं और जो मीटर रॉड है ये भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख सकते हैं। अब करना क्या है हमने, देखिए आपको याद है मैंने आपको कहा था कि वो जो सस्पेंशन वायर है उसके ऊपर जो मिरर लगा हुआ है, जो आपको मिरर नजर आ रहा है, इसका क्या काम है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आज हम वही डिस्कस करेंगे। देखिए बचपन में आपने ये शरारत तो जरूर की होगी कि सनलाइट के सामने मिरर रख के और मिरर को मूव करवाना और लोगों को तंग करना। सेम यही काम यहां भी हो रहा है। देखिए सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलेगी और इस मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होगी और ये जो मीटर रॉड पड़ा हुआ है उसके ऊपर जाके ये फॉल करेगी। अब मीटर रॉड पे जहां ये पहले फॉल कर रही है इस पोजीशन को हम मेजर कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि ये क्या वैल्यू आई है, इसे इनिशियल पोजीशन कह दें। अब जैसे ही ये जो पड़ी हुई कॉइल है ये करंट आने की वजह से रोटेट करेगी तो वैसे वैसे वो जो सस्पेंशन वायर है ना उसमें भी ट्विस्ट पैदा होगा। जब उसमें ट्विस्ट पैदा होगा तो यहाँ जो मिरर लगा हुआ है इसमें भी मूवमेंट आएगी और इसकी मूवमेंट की वजह से वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना उसका पाथ चेंज हो जाएगा और जब रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा तो हमें फाइनल पोजीशन कोई और मिलेगी। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जो डिफरेंस है यानी ये जो लाइट की का डिस्प्लेसमेंट है मीटर रॉड के ऊपर ये हम मेजर कर लेंगे और ये जो कॉइल है ना इसमें जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतना ही ज्यादा उस मीटर रॉड के ऊपर लाइट का जो पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। सो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑन द मीटर रॉड डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द रोटेशन ऑफ कॉइल। तो इसका मतलब है हमें पता चल जाएगा कि इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये तो था एक मेथड डिफ्लेक्शन को मेजर करने का कि इस कॉइल में डिफ्लेक्शन कितनी हो रही है। लेकिन चूंकि ये पुराना मेथड है और ये गल्वानोमीटर भी आजकल अवेलेबल नहीं है, हमारी लेबोरेटरीज वगैरह में ऐसे गल्वानोमीटर तो नहीं होते, तो इसलिए अब हम सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। हमारी लैब वगैरह में जो गल्वानोमीटर हम देखते हैं जिनको हम वेस्टर्न टाइप गल्वानोमीटर भी कहते हैं, जो आप यहाँ पर डायग्राम एक देख रहे हैं इसमें हमारे पास एक जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है ना वो है यू शेप्ड मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट। अब आपको हॉर्स शू मैग्नेट नजर आ रहा है जिसमें इस तरफ तो कर्व्ड फेस है इसका और दूसरी तरफ आपको नॉर्थ और साउथ पोल इसके जो हैं वो नजर आ रहे हैं और उसके अंदर पूरी वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी ना जिसकी मैं बात कर रहा था, सेम वैसी ही अरेंजमेंट इसके अंदर हमने फिक्स की हुई है। ठीक है, और रोटेशन का एक फिनोमिना हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। आपको ऊपर और नीचे दो छोटे छोटे स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं, इनको हेयर स्प्रिंग्स कहते हैं और ये बड़े लाइट से मटेरियल के बने होते हैं। और साथ ही आपको कॉइल के साथ एक नीडल नजर आ रही है जो एक स्केल के ऊपर मूव करेगी और ये स्केल हमने ड्रॉ की हुई है। ये जो हॉर्सशू मैग्नेट का कर्व्ड फेस था ना उसके ऊपर हमने ड्रॉ कर ली है। अब देखें होगा क्या, जैसे देखें ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला हेयर स्प्रिंग है ना ये करंट लीड का भी काम करते हैं। यानी एक हेयर स्प्रिंग से एक टर्मिनल से करंट आएगा, कॉइल के अंदर से गुजरेगा और दूसरे टर्मिनल से करंट दूसरी तरफ चला जाएगा।
ठीक है। तो ये जैसे ही करंट आएगा कॉइल के अंदर रोटेशन पैदा होगी और कॉइल में रोटेशन पैदा होने की वजह से ये जो नीडल है ना ये भी रोटेट करेगी, और जब नीडल रोटेट करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी डिफ्लेक्शन हुई है। तो ये तो बड़ा ही आसान और बड़ा सादा सा मेथड है, ठीक हो। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं एक तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर का मतलब क्या है? फर्ज कर लें मेरे पास दो गल्वानोमीटर हैं, इन दोनों गल्वानोमीटर्स में मैं सेम करंट फ्लो करवाता हूं। एक गल्वानोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, दूसरा कम डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो बताएं कौन सा गल्वानोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है? जाहिर बात है जो ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, दैट इज मोर सेंसिटिव, वो ज्यादा जल्दी डिफ्लेक्शन देता है, वो उस पे करंट का ज्यादा असर होता है। तो ये तो है सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर को डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर आप गौर करें मेरे इसी इंट्रोडक्शन के लिहाज से, देखें सेम करंट हमने दोनों गल्वानोमीटर्स में भेजा, लेकिन एक ने डिफ्लेक्शन ज्यादा की और दूसरे ने कम की। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन जो है ये जितनी ज्यादा होगी गिवन वैल्यू ऑफ करंट के लिए, गल्वानोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो इसका मतलब है हम थीटा और आई की रेशो फाइंड करेंगे, यानी सेंसिटिविटी को मैं डिफाइन इस तरह कर सकता हूं, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट फ्लो ऑफ करंट या फॉर 1 एम्पेयर फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यानी गल्वानोमीटर से अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो करता है ना, और वो उस करंट की वजह से जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन देता है, दैट अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर. So we can define sensitivity and we can write sensitivity as theta divided by I. इसका मतलब है हमने थीटा और आई की रेशो का रिलेशन डिस्कस करना है। देखें, इससे पहले हमने एक रिलेशन प्रूव किया था पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने एक रिलेशन लिखा था I इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय NAB इंटू थीटा। यहां से थीटा और आई की रेशो का रिलेशन बना लें। देखिए आई दूसरी तरफ चला जाएगा, थीटा के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और इस रेशो को आप दूसरी तरफ ले आएंगे, इसमें जो NAB है ये ऊपर आ जाएगा और C नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनल रिलेशन बन गया थीटा ओवर आई इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाय C। इसे आप कोई नाम दे दें, यानी सेंसिटिविटी का मतलब है थीटा और आई की रेशो को डिस्कस करना। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि मैं अपने गल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन में कुछ तब्दीली करके मैं इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं क्या कुछ कर सकता हूं, मुझे वो इस रिलेशन से पता चलेगा। यानी मैं थीटा और आई की रेशो को बढ़ाना चाहता हूं, इसका मतलब है जो राइट हैंड साइड पे आपको रेशो लिखी नजर आ रही है, C ओवर नैब, नैब ओवर C, इसको बढ़ाना पड़ेगा, NAB डिवाइडेड बाय C। इसको बढ़ाने के 4 तरीके हो सकते हैं। जरा इस रेशो की तरफ देखें, ऊपर वाली वैल्यूज को बढ़ा दें या नीचे वाली वैल्यू को कम कर दें, दोनों सूरतों में इस रेशो में इजाफा हो जाएगा। यानी पहला मेथड तो यह है कि n को बढ़ा दें, दूसरा मेथड है a को बढ़ा दें, तीसरा मेथड है b को बढ़ा दें, चौथा मेथड है c को कम कर दें। लेकिन इन चारों मेथड्स में प्रॉज एंड कॉन्स वगैरह क्या हैं, इनके फवायद और नुकसानात क्या हो सकते हैं, वो हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं n को इंक्रीज करता हूं, तो देखिए n को इंक्रीज करने से इस पूरी रेशो में इजाफा तो हो जाएगा, सेंसिटिविटी में इजाफा हो जाएगा, बजाहिर हमें लग रहा है, लेकिन इसका नुकसान भी है। जब आप n को इंक्रीज करेंगे, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा कर देंगे, तो उसका नुकसान ये है कि वो कॉइल हैवी हो जाएगी, और जब कॉइल हैवी होगी तो बजाहिर जो हमें लग रहा है कि सेंसिटिविटी में इजाफा होगा, उसमें इतना ज्यादा इजाफा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉइल हैवी भी होती जा रही है। इसका मतलब है दिस मेथड इज नॉट एज मच इफेक्टिव बिकॉज इट मेक्स द कॉइल हैवी। इसी तरह अगर मैं ए को बढ़ाता हूं, एरिया को बढ़ा दें, यानी वो जो कॉइल पड़ी हुई थी ना दरमियान में जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था और सारा टॉर्क पैदा हो रहा था, आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा दें। और कॉइल का सरफेस एरिया बढ़ाने का नुकसान क्या है, क्योंकि वो सारा जो अपरेटस है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और साइज बड़ा होने के लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए उस पूरे अपरेटस को रखने के लिए। सो इट रिक्वायर्स मोर रूम, सो दिस इज
also not as much effective method और as much practical method. ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड नहीं है. अब तीसरा पॉइंट आ गया, बी को बढ़ा दें. बी को बढ़ाने का क्या मतलब है कि आप जो मैग्नेट यूज कर रहे हैं वो जरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर रहे हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें. ये पॉसिबल है. दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड. ये तो हम कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान भी नहीं है. चौथा पॉइंट, सी को कम कर दें. उस रेशो में हमने डिस्कस किया था ना, सी को कम करने से भी इस रेशो में इजाफा हो सकता है क्योंकि सी नीचे डिवाइड हो रहा है. सी को कम करने का क्या मतलब है ये मैं आपको अलग से समझाता हूं. देखिए, हमने सी का एक रिलेशन डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में. मैंने आपको कहा था ये टॉर्जनल कपल है और ये डिपेंड करता है टॉर्क डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन. और इसका ताल्लुक सस्पेंशन वायर के साथ है. अब मुझे एक बात बताएं, उस सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट पैदा करने के लिए जितना ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा, सी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी ना. लेकिन हम तो सी की वैल्यू को कम करना चाहते हैं. लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें उस वायर को ट्विस्ट करने के लिए थोड़ा टॉर्क चाहिए या थोड़ा टॉर्क लगाना पड़े. इसके लिए हमें वायर की शक्ल सूरत चेंज करनी पड़ेगी. अब मुझे एक बात बताएं, थिक वायर में ट्विस्ट पैदा करना आसान है या थिन वायर में ट्विस्ट पैदा करना आसान है? थिन वायर, बारीक जो पतली वायर है ना, उसमें ट्विस्ट पैदा करना ज्यादा इजी है. इसी तरह अगर वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो उसको भी ट्विस्ट करना ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू शॉर्टर वायर. यानी अगर मैं सी को कम करना चाहता हूं, यानी मैं चाहता हूं कि इस वायर में ट्विस्ट आसानी से पैदा हो जाए, उसके लिए थोड़ा टॉर्क चाहिए हो, तो मुझे लेंथी वायर यूज करनी पड़ेगी और साथ ही थिन वायर यूज करनी पड़ेगी. अगेन इसमें प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि हमें दोबारा लेंथी वायर यूज करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए और ज्यादा रूम चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो नॉट एज मच प्रैक्टिकल मेथड. तो हमने चारों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड था टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए. ओके, ये था हमारा सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर. अब हम एक आखिरी छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है डेड बीट गल्वानोमीटर. अगर मैं पुराने गल्वानोमीटर्स की बात करूं ना, जिसमें ये फिनोमिना यूज नहीं किया जाता था, जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, पुराने गल्वानोमीटर पता क्या करते थे? जैसे ही उनके अंदर करंट फ्लो करता था ना, उनकी नीडल जब आगे जाती थी तो एकदम रुकती नहीं थी, आगे जाके वाइब्रेट करते करते आहिस्ता आहिस्ता रुकती थी और हमें इतना सारा वेट करना पड़ता था रीडिंग लेने के लिए. ये जो वाइब्रेशंस है ना, इनको बोलते हैं बीट्स. यानी नीडल रुकने से पहले बीट्स देती थी, काफी ज्यादा टाइम वेट करना पड़ता था. इसी तरह जैसे ही हम करंट को ऑफ करते थे तो ये नीडल जीरो पे आती थी, तो जीरो पे आके एकदम रुकती नहीं थी, आके वाइब्रेशन देना शुरू कर देती थी. यानी हमें रीडिंग्स लेने के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था और हमारा टाइम वेस्ट होता था. इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस गल्वानोमीटर के अंदर कुछ खास अरेंजमेंट्स की जाती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से, ताकि ये जो वाइब्रेशंस हैं इनको रोकने के लिए एक डैम्पिंग इफेक्ट पैदा किया जाए. यानी इनको रोकने के लिए कुछ ऑपोजिशंस अप्लाई की जाए, जिसकी वजह से ये नीडल फाइनल पोजीशन पे जाके एकदम रुक जाती है और हमें वेट नहीं करना पड़ता रीडिंग लेने के लिए. ऐसा गल्वानोमीटर जिसके अंदर नीडल जो है वो फाइनल पोजीशन पे या जीरो पोजीशन पे आते हुए वाइब्रेशंस ना दे, बीट्स ना दे, ऐसे गल्वानोमीटर को बोलते हैं डेड बीट गल्वानोमीटर. तो ये था हमारा एक छोटा सा मजीद शॉर्ट क्वेश्चन. आज सिर्फ हमने इस पोर्शन में, लेक्चर के इस पोर्शन में यही कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, जिसमें हमने हाउ टू मेजर द डिफ्लेक्शन थीटा डिस्कस किया. फिर हमने सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर को डिस्कस किया, जिसमें हमने ये भी देखा कि सेंसिटिविटी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, और एंड पे हमने डेड बीट गल्वानोमीटर को डिस्कस किया.